tertiary. So today we are going to read about comparing the three sectors. Which three sectors? Primary, secondary and tertiary sector. इन three sectors को compare का क्या मतलब है? Because we know different kind of activities are going on in primary, secondary and tertiary, but they are not separate from each other. कल हमने इनके इंटरलिंकिंग की बात की थी. जो प्राइमरी में प्रोड्यूस है वो कैसे? एज अ रॉ मटेरियल, इट सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, राइट? एंड without the help of the tertiary sector, the primary sector and the secondary sector cannot perform successfully. जब आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दिया था कि अगर हमने रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भेजना है, फैक्ट्रीज में भेजना है, एट दैट टाइम आल्सो वी रिक्वायर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सिमिलरली जो प्रोडक्शन हो गई है इंडस्ट्रीज में, उसको हमने मार्केट में लेके आना है, ठीक है? देन आल्सो वी रिक्वायर. So the process of all these sectors goes on simultaneously. Clear? इनको हम separately इसलिए पढ़ते हैं so that we come to know how these sectors are performing. Performing in the sense that प्राइमरी सेक्टर में हमने कुछ एक्टिविटीज डेजिग्नेट कर दी हैं, कुछ सेकेंडरी में और कुछ टर्शरी में. जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी इकोनॉमी की देखते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर एंड हाउ दैट कैन बी रेक्टिफाइड. रेक्टिफाइड का मतलब होता है कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हाउ वी कैन फाइंड अ solution to that. Clear? Rectify. So अगर हमने इनको different sectors में divide करके पढ़ के उसकी performances देखते हैं तो ये it becomes easy. It becomes much easier for us to see a particular sector, उसको देखें, उसमें क्या problem है, कैसे वो sector improve कर सकता है. Clear? अब अगर हम देखेंगे, let's take example of the पैंडेमिक. अब ये जो प्रीवियस 1.5 year हमारे पास रहा है, you people are much aware that lockdown was there, factories were closed, clear, offices were closed for some time, there was no work. अगर काम भी था तो वो कहाँ से था? वर्क फ्रॉम होम था. बट फैक्ट्रीज में तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे ना, टर्शरी सेक्टर में हम कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम था. अब कौन सा ऐसा सेक्टर था जो पैंडेमिक के टाइम भी, मैंने पहले भी डेवलपमेंट के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, लाइक एग्रीकल्चर. जनरली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो अब ओवर द इयर्स प्रीडोमिनेंटली इंडिया हैज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. क्लियर? इंडिया हैज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द टर्शरी सेक्टर. बट स्टिल अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखते हैं तो एक है परफॉर्मेंस कि फाइनली एक सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और एक है ऑक्यूपेशन कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी भी ज्यादा पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. ठीक है? तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करते हैं तो अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है. फिर हम कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. अगर वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे. वी विल रीड हाउ दैट इज देयर, व्हाई दैट डिफरेंस इज देयर. सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक इट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच कंटिन्यूड टू परफॉर्म. सेकेंडरी सेक्टर suffered a lot. Clear? Tertiary sector also suffered a lot. Now you see transport between countries is not there. Clear? Still it is closed with so many countries because of the spreading of the virus. और अब क्या हो रहा है? जो आप सबसे पहले आप देख लो, जितनी भी हमारी क्लियर
एरोप्लेन इंडस्ट्री, जितनी भी ये एयर ट्रांसपोर्ट है, दैट इज सफरिंग अ लॉट, दे आर गोइंग इन मिलियंस, बंद हो गई है कई एयरलाइंस, क्लियर। बट it is the agriculture sector which continued with the performance, rather there was some increase. अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लोग एम्प्लॉयड क्यों है ज्यादा। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें दोनों तरह के लोग, स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों ही एम्प्लॉय हो जाते हैं। एंड वी नो दैट वी हैव हाई रेशियो ऑफ स्टिल पीपल इन इंडिया हु आर इलिटरेट, ठीक है। तो इलिटरेट लोगों के लिए कौन सा काम बच जाता है? जनरली कैजुअल लेबर। आपने जब वो किया था ना ह्यूमन रिसोर्सेज इन 9th स्टैंडर्ड, उस टाइम हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो दैट टाइम व्हाई वी हैड सेड दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट, अब आप देखो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखो, एक वहां पर मेंसन बैठा होता है, मिस्त्री एक होता है जो दीवार बना रहा होता है अच्छी तरह। लेबर कितनी होती है? जो कोई लोग ईंटें उठा रहे हैं, कोई सीमेंट का वो उठा के लेके जा रहे हैं, कोई रेता और सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, अनस्किल्ड, क्लियर। स्किल्ड पर्सन वो है जिसने किसी ना किसी उसमें फील्ड में कोई ना कोई जो है स्पेशलाइजेशन की है। अब टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? टर्शरी सेक्टर ज्यादा किसको कंज्यूम करता है? स्किल्ड वर्कर को, स्किल्ड वर्कर को कंज्यूम करता है टर्शरी सेक्टर, राइट। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अब जैसे हार्वेस्टिंग थी, सोइंग थी, ठीक है, पहले हमने हार्वेस्टिंग की, अब हमने पैडी की, सोइंग की, तो उसमें हमें स्किल्ड इन द सेंस पढ़े लिखे लेबर की जरूरत नहीं है। हमने क्या काम करवाना है? हमने मैनुअल वर्क करवाना है, क्लियर। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ अ वर्क इज डन, सो देन वी आर नॉट लुकिंग फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। इसलिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नंबर में कंज्यूम होते हैं। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, इसमें जो ऑक्यूपेशन प्रोवाइडिंग की कैपेसिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स, क्लियर। सेकेंडरी में बहुत कम ऐसे हैं जहां पर हमें मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग स्किल्ड वर्कर्स। स्किल में हाईली स्किल्ड भी हो जाते हैं, सेमी स्किल्ड भी हो जाते हैं। स्किल्ड में भी वैरायटीज होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। हाईली स्किल्ड हो जाते हैं जैसे हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, आईटी कंपनीज, उसमें हमारे हाईली स्किल्ड वर्कर्स चले जाते हैं। सेमी स्किल्ड होते हैं जो एक लेवल पे थोड़ा बहुत उनको आता है, दे कैन ऑपरेट मशीन्स ओवर द एक्सपीरियंस दे लर्न, और दे आर, उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, किसी तरह की क्वालिफिकेशन है, दे कैन वर्क एट अ सर्टेन लेवल बट नॉट एट अ हायर लेवल, क्लियर। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो कंजम्पशन होती है वर्कर्स की वो इन कैटेगरीज में होती है, नॉट लाइक द प्राइमरी सेक्टर जहां पर बिल्कुल अनक्वालिफाइड भी मैनुअल लेबर में, जिसको हम कहते हैं कि पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स टर्शरी सेक्टर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड पर्संस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो। हमने इसकी डिवीजन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन, राइट, एंड वी कम टू नो दैट हाउ दीज सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग एंड वी कंपेयर। और जब हम टोटल की आउटपुट लेते हैं तो देन वी गेट द GDP, that is the gross domestic product. तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है, the introduction of which I have just given to you, that is on page number 22. Now, how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? Now, अब हमने कह तो दिया कि हमने GDP कैलकुलेट करनी है, हमने परफॉर्मेंसेस देखनी है डिफरेंट सेक्टर्स की। तो ये परफॉर्मेंस हमने कैसे देखनी है? अब सपोज हमने क्लास में जैसे एक बच्चे को फर्स्ट निकालना है कि इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके इंडिविजुअल मार्क्स जो हैं सारे उनको टोटल करके हम उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। सिमिलरली जब हमने सेक्टर की कैलकुलेशन करनी है तो अब you see in your books the example is there, I'll explain also.
With so many thousands of goods and services produced, you might think it is impossible task. Not only would the task be enormous, enormous is too big. You might also wonder that how it can be cars and computers and nail and हर चीज को हम किस तरह से कैलकुलेट करें कि हम उसकी आउटपुट निकाल सकें और उसको हम देख सकें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. That is all goods and services. अब next है, to get around this problem, हमारे पास what solution the economists have given. Come to the example in the second paragraph on page line number 3. If 10,000 kg of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts 10 उन्होंने ये बता दिया. Similarly, the value of goods and services in 3 sectors are calculated and then added up. अब ये तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, हमने ठीक है, बड़ा सिंपल है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास टोटल निकल आया. बट जब हमने फाइनल निकालना है तो तब बाय व्हाट एल्स वी नीड टू डू. रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वी नीड टू टेक. नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. अब हम चलेंगे, लेट्स सपोज I have purchased something. ठीक है, let's take example of a packet of biscuits लेते हैं, आप चिप्स लेते हैं. ठीक है, मैंने वो ₹20 पे परचेज किया. आपने देखा होगा कई बार MRP. That also I told you when we were doing about the consumer rights. मैंने बोला था ना आपको कि you must read the packets, what is written on the packets, उसके पीछे क्या लिखा होता है, inclusive of all taxes. MRP का मतलब होता है maximum retail price. Retail price का मतलब है that something, the cost of anything at which this product will be sold. ठीक है, cost at which a product will be sold. Retailing. Retailing हमने बताया ना, रिटेलर. जब मैंने आपको वो चेन ऑफ मार्केट समझाया था ना, सबसे पहले गुड्स क्या है, फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में बन रही है. ठीक है, फिर वो किसके पास जाती है, होलसेलर के पास जाती है. राइट, होलसेलर से किसके पास जाती है, रिटेलर के पास. राइट, एंड रिटेलर के बाद कौन लेता है उसको, कंज्यूमर. हम लोग उसको खरीदते हैं. तो हम क्या देते हैं, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. इसका मतलब है कि जो यहाँ पर हमने रेट ₹20 दिया वो फाइनल अमाउंट है. इज इट क्लियर? नाउ ये ₹20 क्या है, दिस इज द फाइनल अमाउंट वी आर पेइंग फॉर अ कमोडिटी विच वी आर बाइंग. वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं ₹20 का लेके. सपोज आई हैव purchased a packet of biscuit or a chips or anything, a notebook you can say. ठीक है, बट उसके स्टेप्स देखो आप. और फैक्ट्री में जब क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोडक्शन. सेकेंडरी में प्रोडक्शन हो रही है ना, हमने किया था. सबसे पहले क्या था, इन द फैक्ट्री और इन द इंडस्ट्री द गुड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है. और प्रोडक्शन कहाँ से आई, रॉ मटेरियल आया पहले. ठीक है, रॉ मटेरियल भी तो आया, उसकी भी कॉस्ट है. फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, उसकी कॉस्ट है. यहाँ पर फैक्ट्री में बना, ठीक है, उसकी कॉस्ट है. अब जैसे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, टमाटो सॉस है. ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल इज टमाटो. प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया ना, दैट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट. जस्ट क्लियर? एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आया, ट्रेडर टर्शरी वर्कर हो गया बेटा. वो टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी होगी इन दोनों के बीच में. ओके, ट्रेडर्स क्या है,
क्यों? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. ट्रेडर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है. क्लियर? सो दैट पर्सन विल बी इन वो टर्शरी सेक्टर. इंटरमीडिएट आ गया ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में. इज इट क्लियर? प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल कहाँ गया? इंडस्ट्री में. ठीक है, इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई. सबसे पहले हमने क्या किया? टोमेटो रॉ मटेरियल था, उसको सॉस में कन्वर्ट किया, सॉस बनाई. फिर हमने अब ऐसे सॉस नहीं ना बेची, हमने क्या किया? उसको बॉटल में डाला. ठीक है, बॉटल से उसके ऊपर लेबल लगा, लेबल लगने के बाद उसकी पैकिंग हुई. ठीक है, पैकिंग होने के बाद उसकी क्या हुई? हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स थे ये फैक्ट्री के अंदर हुए. तो इसमें क्या है? इन सब में कॉस्ट इन्वॉल्व है. क्लियर? पहले यहां से कॉस्ट चली, फिर इसकी कॉस्ट. ओके, एंड फाइनली होलसेलर के पास. ठीक है, वो भी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लेता है. यहाँ भी प्रॉफिट आया, यहाँ भी प्रॉफिट आया. उसके बाद रिटेलर. ठीक है, रिटेलर ने भी अपना लिया. अब जो चीज आपने 20 रुपए की ली है, ठीक है, वो यहां से हो सकता है 5 रुपए से शुरू हुई. ठीक है, जहां आप कह रहे हो 10 रुपए यहाँ ऐड हो गए, 15 हो गई. 15 में होलसेलर ने अपना जैसे 3 रुपए की उसने भी रख लिया और रिटेलर ने भी 2 रुपए रख लिए. ठीक है, तो फाइनली गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, द टैक्सेस व्हिच द इंडस्ट्री हैज टू पे, क्लियर, व्हिच द ट्रेडर्स हैव टू पे. तो ये 5, 10, 3, 2 क्या कॉस्ट बन गई? टोटल 20. क्लियर? तो इस तरह हम क्या करते हैं? फिर हम ये सारी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व करते हैं. नहीं तो फिर तो हम 2 बार लग जाएंगे ना. एक बार हम टोमेटो की कॉस्ट लगा लेंगे, फिर हमने जो सॉस बनी उसकी लगा ली, फिर हमने होलसेलर का प्रॉफिट, हमने मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ से हमने उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो ली. इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड services. Okay, so this is the example which is given from where you can see. Now we will look in the textbook once. Now see here, this is the third paragraph. It makes sense only to include the final goods and services. Take for example, अब जो मैंने आपको example वहां पर explain कर दिया, the example is explained again, so we will not read again. Now, next paragraph, that is 4th paragraph. Why are only final goods and services counted? ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि हम अलग अलग से उसकी सब चीजों की कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे. हमने फाइनल क्या था? फाइनल was 20 rupees. So हमने वो कॉस्ट ले ली. In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour is the example of intermediate goods. ठीक है, intermediate goods होती हैं जो किसी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में काम आती हैं. Intermediate goods are used up in producing the final goods and services. The value of final goods already includes the value of all these. तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हमने टोमेटो सॉस की एक बॉटल जो थी वो ₹20 पे खरीदी थी, तो उसमें इंटरमीडिएट जो भी गुड्स थी क्या थे? टोमेटो था, प्रिजर्वेटिव्स थे, ठीक है, उसकी पैकिंग का मटेरियल था. वो जो सारी इंटरमीडिएट गुड्स थी उनका हमने बाइफर्केशन 5, 10, 3, 2 जो भी था वो इसमें इंक्लूडेड था. क्लियर? So it already includes the value of all intermediate goods that are used in making the final good. Hence, the value of ₹60 for the biscuit. जो 60 है, 20 rupees, that doesn't make a difference. So that is counted. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included to count the value of flour and wheat separately. Therefore, not correct, because then we would have counted the value of the same thing a number of times, right?
So therefore, now let's come to the definition of GDP. This you please underline, this is very important. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. ये भी याद रखनी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने year provides total production वही नहीं छोड़ देना है of each sector for that particular year, क्योंकि GDP जो है वो हर साल की सेम नहीं होती है. GDP is not something which is static. अब आपने देखा होगा कि जब ये पैंडेमिक हो रहा था, as I told you that the secondary sector suffered a lot because of the lockdown. In the pandemic they suffered a lot. So क्या हुआ, उसमें हमारी प्रोडक्शन पे इफेक्ट हुआ and as a result GDP was affected. GDP had gone very low. If you read the, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बिजनेस न्यूज जो आता है उसमें ये आता रहता है. You must get into the habit of reading the newspaper. All these things come on the daily basis in the newspaper. It helps you to understand what we are reading in the textbook. And the sum of production in the three sectors gives up what is called gross domestic product of a country. It is the value. Now what is this? It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. Okay? GDP shows us how big the economy is. How big the economy is, how our economy is progressing. If our GDP is improving, so it means that the economy is progressing. In India, the mammoth task, इसका मतलब होता है कि ये एक बहुत complicated और बड़ा task है. कौन सा बड़ा task है? To calculate, to see that how to calculate the production in each sector, उसकी output देखनी, फिर तीनों को combine करना. So this is underlined again. This is undertaken by the central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total values of goods and services and their prices and then estimates the GDP. जैसे अब हमें पॉपुलेशन का कैसे पता लगता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा, पॉपुलेशन सेंसस 10 ईयर के बाद हमें पता लगता है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है. आपने पढ़ा था ना 9th स्टैंडर्ड में, व्हेन यू रेड अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने पढ़ा था उसमें एज ग्रुप में दैट हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ग्रुप, दोज व्हिच आर नॉन अर्निंग. फिर उसके बाद 20 to 50 का ग्रुप है, 60 का ग्रुप, दोज व्हिच आर अर्निंग. ठीक है, और 60 एंड अबव कौन सी है? हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. हमें बर्थ रेट, डेथ रेट कैसे पता लगता है कि हमारा बर्थ रेट, हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई है? यू नो, एट द बर्थ एंड टाइम ऑफ, आपको होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ अपना, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है. तो एक डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर डिपार्टमेंट है जहां आपको बर्थ के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है, डेथ के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है. तो वो क्या होता है, वो सारा डाटा जो होता है वहां पर एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है हमारे पास. सो देयर आर गवर्नमेंट एजेंसीज व्हिच कलेक्ट दीज डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. सिटीज से कलेक्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट लेवल, देन स्टेट टू सेंट्रल लेवल, वहां पर कलेक्ट होता है, फिर कंपाइल होता है, और फिर हमें पता लगता है कि हाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का, राइट? एंड हाउ, व्हाट इज द, अब डेथ हमारी रिड्यूस हो गई है, अगर हमारा डेथ रेट रिड्यूस हो गया है तो हमें पता लगता है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो गई हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव. हाउ डू वी कम टू नो दिस? ये इसी से हमें पता लगता है कि डेथ रेट हैज इंक्रीज्ड. अब हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी भी कितनी स्टेट्स में हाई है, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में डेवलपमेंट में. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें कहाँ से पता लगता है? ठीक है, जहां हमने बर्थ रजिस्टर करवाया वहीं हमने डेथ भी रजिस्टर करवाई, तो हमें पता लग गया कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें बच्चे 1 ईयर तक भी नहीं जी पाते हैं. दे डाई वेरी अर्ली, दे डाई बिफोर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे आल्सो. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर केरला की परफॉर्मेंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अच्छी है तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज गुड हैं. पंजाब में अगर चाहे पर कैपिटा इनकम का स्टैंडर्ड अच्छा है
but इसकी infant mortality rate अच्छी नहीं है. It means that Punjab needs to improve its health sector. Clear? तो ये हमें कहाँ से पता लगते हैं? From time to time these जो डेटास हैं हम एक छोटे लेवल पे उसको रजिस्टर करवाते हैं, वो कंपाइल होता है सारा एक बड़े लेवल पे जाके, and from there we come to know and then these surveys are conducted. फिर वो हमारे सामने आते हैं और हमें पता लगता है that how the country is progressing. Clear? So similarly it is the GDP. Now the next topic is historical change in the sectors. Historical change in the sector means that before independence, we know that industry in India was not flourishing. What happened? That Britishers had given too much of economic exploitation. They had given importance to their industry. उन्होंने अपनी industry को importance दी. Clear? और जो रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्री को चाहिए था उन्होंने वो ग्रो किया और वहां पर भेजते रहे. उन्होंने जो हमारी कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको भी फिनिश कर दिया, हैंडीक्राफ्ट्स को भी बहुत इफेक्ट हुआ. और बाय द टाइम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, एट दैट टाइम वी वर इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ इकोनॉमी. तो तब 1990 तक 1990 तक हमने क्या कर रखा, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा शेल्टर करने की कोशिश की. हमने थोड़ा इंडिया को इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश की. तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज नहीं किया. क्लियर? आजकल जब जैसे ये जो देखते हो आप ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे आगे, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम देखेंगे दैट इज हाउ द इकोनॉमीज ओपन अप, how we remove the trade barriers. This is another chapter which we will do in economics. Why I am telling you this? So because India was basically an agrarian country, तो हमारा focus क्या था, पहले उसी पे focus था. Clear? Agriculture was the main sector, but slowly we saw that हम केवल उस पे dependent नहीं रह सकते. क्यों? Because agriculture is always जहाँ पर हमारी mechanized नहीं है, because our agriculture is not mechanized, इसलिए इससे हमें जो आउटपुट मिलता है that cannot be stable. ठीक है? तो इसका हम डिटेल में जो है we will discuss tomorrow. So now if you have any doubts, so I will take your doubts of whatever we have done today.